हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर यानी कि बीए द्वितीय वर्ष के अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या कहें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है निर्देशांक या सूचकांक। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। इस वजह से 2012, 14, 15, 16 और 17 में इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि निर्देशांक के निर्माण में समय समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनका निर्माण कैसे किया जाता है, इनके निर्माण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इसके महत्व को भी हम देखेंगे, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरे सूचकांक यानी निर्देशांक, जो कि अर्थशास्त्र में होता है इंडेक्स नंबर, उसको जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखना है वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा, और जिसके माध्यम से आप आसानी से याद करके एग्जाम में भी लिख पाएंगे और निर्देशांक टॉपिक क्या है इसको भी समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देशांक या सूचकांक एक सूची होती है, यानी कि जो निर्देशांक या सूचकांक होता है एक सूची होती है। जैसे कि आप कोई भी सूची देखते होंगे जहाँ पे किसी भी वस्तुओं की सूची होती होगी, उम्रों की सूची होती होगी, या किसी भी सामान की सूची होती है, जैसे चावल, दाल, अनाज, किसी भी चीज़ की सूची होती है, जो मुद्रा के मूल्य या वस्तुओं की सामान्य कीमत में होने वाली परिवर्तन को बदलाती है। लेकिन अर्थशास्त्र का निर्देशांक या सूचकांक क्या है? मुद्रा के मूल्य या वस्तुओं की सामान्य कीमत में होने वाले की परिवर्तन को बताता है, जो अर्थशास्त्र का निर्देशांक या सूचकांक है। आगे देखते हैं, सामान्य मूल्य स्तर सूचकांक के द्वारा किसी दिए हुए निश्चित समयावधि में मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो सामान्य मूल्य स्तर सूचकांक है, जो सामान्य स्तर पर सूचकांक बनाए जाते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं कि किसी निश्चित समय में जो मूल्यों में परिवर्तन हुआ है, किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ है, उतार चढ़ाव हुआ है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो इसका तात्पर्य है कि मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। यानी कि अगर सूचकांक में मूल्य जो है वो सूचक बढ़ता है, जिस मूल्य का जो अंक है वो बढ़ता है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। मान लीजिए अगर हम सूचकांक बनाते हैं 4-5 सामानों का, दाल का हो गया, चावल का हो गया, गेहूं का हो गया, एक सूची बनाते हैं और उसमें हम मानते हैं कि 2015 में जो दाल था वो 40 रुपये किलो था, जो गेहूं था वो 20 रुपये किलो था, और जो चावल था वो 25 रुपये किलो था। लेकिन अगर मान लीजिए जो दाल जो 40 रुपये किलो था 2015 में, अगर वो दाल आज 80 रुपये किलो है या 50 रुपये किलो है, यानी उसके मूल्य में वृद्धि हुई है और उसकी मुद्रा के मूल्य में जो है वो कमी हुई है। तो वहीं पे यहाँ दिया गया है कि यदि मूल्य सूचक अंक बढ़ता है तो इसका तात्पर्य यह है कि मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रहा है, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। इस प्रकार निर्देशांक या सूचकांक मूल्य स्तर की वे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति की माप की जाती है। मूल्य स्तर अंकों की ऐसी सूची है जिसे तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे सूचकांक जो है वो क्या कहता है कि ऐसी संस्थाएं हैं जो मुद्रा की क्रय शक्ति की माप करती हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया। मुद्रा का मूल्य जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि मुद्रा का मूल्य कैसे मालूम चलेगा। तो अगर मुद्रा का मूल्य ज्ञात करना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 1 रुपये में आपको पहले कितनी सब वस्तुएं मिलती थी, अब कितनी वस्तुएं मिल रही हैं, या 10 रुपये में कितनी वस्तुएं पहले मिलती थी, अब कितनी वस्तुएं मिल रही हैं। तो उसी प्रकार से वस्तुओं की सूची बनाकर, निर्देशांक बनाकर, तालिका बनाकर हम देखते हैं कि पहले की तुलना में अब कितने सामान सस्ते हुए, महंगे हुए हैं। उस आधार पर हम मुद्रा की क्रय शक्ति का अंदाजा लगाते हैं कि 1 रुपये की क्रय शक्ति कितनी है, 10 रुपये की क्रय शक्ति कितनी है। तो इस प्रकार से निर्देशांक जो है वो मुद्रा की मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति की माप करने में सहायक होता है। अब देखते हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की जो निर्देशांक है, यानी जो निर्देशांक को किस तरह से परिभाषित किया है और अपनी अपनी परिभाषाओं को दिया है निर्देशांक के ऊपर। तो यहाँ पे सेक्रिस्ट जो है इन्होंने क्या कहा है, कीमत निर्देशांकों से आशय संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला से है जो मुद्रा मूल्य के संदर्भ में कीमत स्तरों में परिवर्तन को दर्शाती हैं। ये सापेक्षिक अंक होते हैं जो विभिन्न समय पर मुद्रा की क्रय शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होते हैं और कीमतों के स्तर में उतार चढ़ाव को नापते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा उसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी की परिभाषा है तो इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये किसकी परिभाषा है। ये परिभाषा है सेक्रिस्ट की, जो क्या कहते हैं कि ये जो है वो संख्याओं की एक श्रृंखला है। जब भी हम किसी निर्देशांक को बनाते हैं तो उसमें संख्या रहती है कि 10 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। तो बोल रहे हैं कि ये वही एक श्रृंखला है जो मुद्रा मूल्य के संदर्भ में कीमत स्तरों में परिवर्तन को दर्शाती है। ये सापेक्षिक अंक होते हैं जो विभिन्न समयों पर मुद्रा की क्रय शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, यानी 1 रुपये की वैल्यू आज से 10 साल
पहले बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन आज जो है वो 1 रुपये की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम निर्देशांक बनाएं कि 1 रुपये में पहले कितनी सामान मिल जाते हैं, एक सूची बनाएं, एक तालिका बनाएं जिसमें हमें 1 रुपये की पहली वैल्यू लिखनी है और आज की वैल्यू लिखनी है, जिससे कि हम ये ज्ञात कर लेंगे कि जो वैल्यू है वो क्या है। तो वही से क्रिस्ट कहते हैं कि जो विभिन्न समय पर मुद्रा की क्रय शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होती है और कीमतों के स्तर में उतार चढ़ाव को नापती है। ये जो है क्रिस्ट कहते हैं कि जो ये सूचकांक होते हैं वो मुद्रा की क्रय शक्ति करने में सहायक होते हैं और कीमतों के स्तर में उतार चढ़ाव को नापते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि चैंडलर जो है उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैंडलर जो कि एक और अर्थशास्त्री हैं सेक्रिस्ट के अलावा, जिन्होंने निर्देशांक को परिभाषित किया है। इन्होंने लिखा है कि कीमतों का निर्देशांक आधार वर्ष की तुलना में किसी अन्य समय में कीमतों की औसत ऊंचाई की प्रकट करने वाली संस्था है। ये क्या कहते हैं कि अगर कीमतों का जो निर्देशांक है वो आधार वर्ष की तुलना में किसी अन्य समय में, आपको अगर निर्देशांक बनाना है तो उसमें आपको एक आधार वर्ष मानना पड़ता है कि जैसे 2015 में कितने रुपए की कितनी वैल्यू थी और आज कितनी वैल्यू है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर कोई आधार वर्ष मान लीजिए 2015 है, उसकी तुलना में किसी अन्य समय में यानी कि आज के समय में कीमतों की औसत ऊंचाई को प्रकट करने वाली संस्था है। यानी कि अगर हमें किसी भी रुपए की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें रुपए की वैल्यू निकालनी है 2015 में और 2019 में, तो ये बोल रहे हैं कि आधार वर्ष 2015 मान लेंगे और कोई अन्य समय जैसे 2019 भी मान सकते हैं और 2015 है तो उससे पहले के भी आधार वर्ष मान सकते हैं और जो अन्य समय है उसमें कोई भी समय लिख सकते हैं और उसकी तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कीमतों का क्या वैल्यू है, यानी कि वस्तुओं की क्या वैल्यू है। यहाँ पे वही दिया है कि औसत ऊंचाई को प्रकट करने वाली संस्था है। ये निर्देशांक जो होती है वो एक आधार वर्ष जो हम मान लेते हैं कि 2015 में कितने रुपए की कितनी वैल्यू थी और एक अन्य समय मान लीजिए आज का समय या कल का समय जिसमें कीमतों की औसत ऊंचाई को प्रकट करने वाली संस्था है। तो चैंडलर ये कहते हैं। इस प्रकार कीमत निर्देशांक विभिन्न कीमत स्तरों की औसत संख्या होती है जिसे एक तालिका के रूप में प्रकट किया जाता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस प्रकार की बात क्या है कि कीमत निर्देशांक जो है वो विभिन्न कीमत स्तरों की औसत संख्या होती है जिसे एक तालिका के रूप में प्रकट किया जाता है। यानी विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का स्तर होता है और जिसका औसत जो होता है, जिसको औसत संख्या होती है और इसे तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चैंडलर ने जो कहा है, जो काफी आसानी सबको समझ में आ गया होगा कि चैंडलर ने क्या कहा है। अब आगे चलिए देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं शॉर्ट में हम देखेंगे, आगे हम इसकी विशेषताएं या महत्व तो बड़े रूप में भी देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में पहले देख लेते हैं। निर्देशांक एक विशेष प्रकार के माध्यम होते हैं। ये परिवर्तन की दिशा को औसत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। औसत निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक चीज़ की वैल्यू नहीं हम बता सकते हैं। सभी चीज़ों की गिनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम सभी वस्तुओं की औसत निकाल लेते हैं और उससे ये ज्ञात कर लेते हैं कि मुद्रा की वैल्यू उस समय में क्या थी। अगर आप किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो आपको औसत के रूप में ये उदाहरण देंगे कि पहले जो था वो 1 रुपया बाजार में ले जाते थे और एक झोला सामान लेकर आते थे। यानी एक झोले में क्या क्या चीज़ें हैं वो ये नहीं बताते हैं, वो केवल ये बताते हैं कि 1 रुपया लेकर जाते थे, 1 रुपये में एक झोला सामान लेकर आते थे। लेकिन अगर आज आप जाते हैं बाजार में तो आप 1 रुपये में एक सामान भी मुश्किल से नहीं पाएंगे। आपको 100 रुपये ले जाएंगे तब आपको झोला भर के सामान मिलने की संभावना है, वो भी बहुत कम संभावना है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो पहले जो मुद्रा की वैल्यू थी और आज की मुद्रा की वैल्यू औसत आप इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें विशेषता क्या है, निर्देशांक एक विशेष प्रकार के माध्यम होते हैं। ये परिवर्तन की दिशा को औसत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो परिवर्तन हो रही है उसको औसत के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो औसत के रूप में निकाल लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, निर्देशांक किसी चर में 2 स्थानों अथवा 2 समय अवधियों में होने वाली परिवर्तनों की माप प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए ये दूसरा एकदम सिंपल है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि निर्देशांक किसी चर में 2 स्थानों अथवा 2 समय अवधियों, यानी 2 स्थान पे आप मान लीजिए गोरखपुर का या उत्तर प्रदेश का निर्देशांक बना लीजिए और आप मान लीजिए दूसरा निर्देशांक मध्य प्रदेश का बना लीजिए, और तो यहाँ पे 2 स्थानों पर क्या क्या वैल्यू है रुपए की, क्या क्या वैल्यू है किन वस्तुओं की, ये निर्देशांक बना के आप आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, निर्देशांक जो है किसी चर में 2 स्थानों अथवा 2 समय में, यानी कि 2015 और 2019 मान सकते हैं आप, 2005 2006 मान सकते हैं आप, और 2 स्थान यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश मान सकते हैं आप, या फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मान सकते हैं, तमिलनाडु केरला मान सकते हैं। दोनों जगह के निर्देशांक बनाकर आप इस तरह से तुलना कर सकते हैं कि कहाँ कितने रुपए की कितनी वैल्यू है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा जो है वो क्या है, निर्देशांकों को सदैव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इनकी कोई इकाई नहीं होती। नॉर्मली देखें, अगर हमें कोई भी वस्तु है उसकी ज़्यादातर इकाइयाँ होती हैं ज़्यादातर वस्तुओं की। जैसे कि आपको कोई भी सामान खरीदना है तो किलो से खरीदते हैं हम, लीटर से खरीदते हैं हम, मीटर से खरीदते हैं हम। खाने पीने के सामान ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम किलो से तौल कर खरीदते हैं, और पहनने ओढ़ने के सामान कभी कभी मीटर से,
जमीन जो है वो मीटर से नापते हैं, लेकिन जो निर्देशांक है इसकी कोई इकाई नहीं होती, इनको केवल अंकों में प्रदर्शित किया जाता है कि इतने रुपए उतने रुपए। तो ये जो है कि इनको अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, ये इसकी एक विशेषता है। आगे देखते हैं, निर्देशांक केवल मूल्य स्तर के परिवर्तन तक सीमित नहीं होते, अपितु अनेक प्रकार के निर्देशांक बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे ये भी बात एकदम सत्य है कि ये जो निर्देशांक है वो केवल मूल्य स्तर के परिवर्तन तक के सीमित नहीं है, किसी भी प्रकार के निर्देशांक आप बना सकते हैं। यानी कि किस वर्ष में कितने आदमी बीमार पड़े थे और किस वजह से बीमार पड़े थे, और इस वर्ष में कितने आदमी बीमार पड़े हैं और किस वजह से बीमार पड़े हैं, इसकी भी तुलना कर सकते हैं आप। मूल्य की भी तुलना कर सकते हैं आप, वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं, लोगों की परेशानियों की तुलना कर सकते हैं, रोगों की तुलना कर सकते हैं। यानी हर एक प्रकार के निर्देशांक बना सकते हैं और उनकी तुलना करके बहुत सारी बातों को निकाला जा सकता है कि पहले कौन सी चीज़ अच्छी थी अब वो बुरी है, या पहले कौन सी चीज़ बुरी थी वो अच्छी है। तो निर्देशांक की ये शॉर्ट फॉर्म में विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं निर्देशांकों के प्रकार, जिनमें हम कुछ प्रकार देखेंगे, क्योंकि भाई पूरा प्रकार हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आप पूरा पेपर भर देंगे लेकिन फिर भी सभी प्रकार नहीं आप भर पाएंगे। तो इसमें से कुछ प्रकार हैं जो निर्देशांकों के एकदम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के नजर से जो प्रकार है उसको देखते हैं। क्या है, वर्तमान युग में देश का आर्थिक विकास करने में निर्देशांकों का अत्यधिक महत्व है। यानी कि जो देश का आर्थिक विकास है, अगर उसको आपको करना है तो 2015 और 2019 की तुलना करनी पड़ेगी, उससे ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कमी है और कहाँ पे ज्यादा हुआ है। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि वर्तमान युग में देश का आर्थिक विकास करने में निर्देशांकों का अत्यधिक महत्व है। इसके द्वारा दो अवधियों के मध्य होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ देखिए अगली लाइन में यही लिखा गया है कि दो अवधि यानी दो समयों के बीच में परिवर्तन होने वाली जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार के निर्देशांकों को बनाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार के निर्देशांकों को बनाया जाता है, सभी प्रकार के निर्देशांकों का नहीं बनाया जाता है। चूंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र के नजर से जो निर्देशांक होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, यानी इंडेक्स जो है, सूचकांक जो है उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला जो अर्थशास्त्र की नजर से सूचकांक है या निर्देशांक है वो है थोक कीमतों के निर्देशांक। यानी कि जो वस्तुएं थोक में मिलती हैं उनकी जो है वो निर्देशांक कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए थोक कीमतों के निर्देशांक क्या है। थोक कीमतों के निर्देशांक को प्राय देश में वस्तु मूल्यों में परिवर्तन मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का निर्देशांक देश के मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन की दिशा एवं मात्रा की ओर संकेत करते हैं, जिससे सरकार को मूल्य नियंत्रण अथवा मुद्रा संबंधी नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। दोस्तों अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो मुद्रा नियंत्रण है वो बहुत जरूरी है, मूल्य नियंत्रण जो वो बहुत जरूरी है। और इस जो है थोक कीमतों के आधार पर, यानी थोक कीमतों का निर्देशांक बनाया जाता है। जो थोक कीमतों में अन्य वस्तुएं मिल रही हैं उनका निर्देशांक बनाया जाता है, एक सूची बनाई जाती है और उनके आधार पर जो सरकार है उसको मदद मिलती है वस्तुओं को मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए और मुद्रा संबंधी नीति निर्धारण करने में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि थोक वस्तुओं का निर्देशांक बनाया जाए, थोक कीमतों का निर्देशांक बनाया जाए और पता किया जाए कि किस प्रकार से हम इससे मुद्रा का नियंत्रण कर सकते हैं या मूल्य का नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं, अब ये था थोक कीमतों के निर्देशांक। आय निर्देशांक, यानी कि आय निर्देशांक क्या होता है। अब चलिए देखते हैं, एक देश के दूसरे देश में आर्थिक दृष्टि से तुलना करने के लिए एवं इनको कुशलता की माप करने के लिए दोनों देशों के निर्देशांकों की सूचना करना आवश्यक हो जाता है। परंतु इस प्रकार के निर्देशांकों को तैयार करना कठिन कार्य है, क्योंकि मानवीय दक्षता एवं चतुराई की तुलना करने के लिए निश्चित आय की इकाई उपलब्ध नहीं होती है। अब आय निर्देशांक की बात होती है तो यहाँ पे एक देश से दूसरे देश के व्यक्तियों की आय की तुलना की जाती है और निर्देशांक बनाए जाते हैं कि मान लीजिए आपके देश में जो कारपेंटर है वो कितना कमाता है, अमेरिका का कारपेंटर कितना कमाता है, यहाँ का जो कोई लेबर है वो कितना कमाता है, अमेरिका का लेबर, यहाँ का ड्राइवर कितना कमाता है, अमेरिका का लेबर। यानी एक दूसरे देशों से सूचकांकों से तुलना की जाती है कि जो हमारे देश की स्थिति है वो कैसी है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है कि मानवीय दक्षता यानी एक आदमी के काम करने की क्षमता का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। हो सकता है कोई एक आदमी दिन के समय में ड्राइवरी करता हो लेकिन रात के समय में वो कहीं पे कारपेंटर का काम करता हो या कहीं पे बच्चों को पढ़ाता हो, यानी दिन रात दोनों काम करता हो। इस प्रकार से सभी जानकारियां लेनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। केवल एक ही जानकारी मिल पाती है कि वो मोस्टली कौन सा काम करता है। बाकी कुछ कम समय में भी कुछ लोग बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। वहाँ पे आय निर्देशांक उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आय निर्देशांक बनाए जाते हैं। निर्देशांकों के प्रकार में इन्हें पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया थोक कीमतों के निर्देशांक और आय निर्देशांक। अब चलिए पढ़ते हैं हम तीसरा निर्देशांक। अगला निर्देशांक जो है वो हमारा है मुद्रा की क्रय शक्ति के निर्देशांक। इस निर्देशांक का प्रयोग अन्य निर्देशांकों की तुलना में अधिक किया जाता है, क्योंकि इसमें उपभोग की जाने वाली प्राय सभी वस्तुओं को सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया जाता है और इन मदों पर व्यय की जाने वाली रकम को अनुपात में इसे भार दिया जाता है।
तो मुद्रा की क्रय शक्ति के जो निर्देशांक है यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति कितना है, इसको पता करने के लिए हम विभिन्न वस्तुओं को सूची में सूचीबद्ध करते हैं और देखते हैं कि किसकी कितनी कीमत है। तो इस प्रकार से मुद्रा की क्रय शक्ति का निर्देशांक भी बनाया जाता है। ये भी निर्देशांक एक प्रकार में आता है। और इसकी क्या विशेषता है कि ये जो है कि किन मदों यानी किन वस्तुओं पर, किसी वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली रकम को अनुपात में इसे भार दिया जाता है। और इसमें प्रायः सभी वस्तुएं यानी दाल, चावल, चीनी यानी जो भी उपभोग की वस्तुएं दैनिक जीवन में काम आती है उन सबको शामिल किया जाता है और उनसे जो है मुद्रा की क्रय शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है। इसलिए ये मुद्रा की क्रय शक्ति का निर्देशांक बनाया जाता है। जीवन निर्वाह सूचकांक या निर्देशांक, यह सूचकांक किसी देश अथवा क्षेत्र में जीवन निर्वाह व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है इसे प्रकट करते हैं। इस प्रकार के सूचकांक तैयार करने में प्रायः उन सब वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो निर्वाह व्यय पर प्रभाव डालती हैं। निर्वाह व्यय जो है सूचकांक जो है जीवन निर्वाह सूचकांक जो है वो बनाया जाता है किसी क्षेत्र विशेष की किसी क्षेत्र विशेष से तुलना करने के लिए। मान लीजिए कि नदी के किनारे कितने लोग रहते हैं और शहर के किनारे कितने लोग रहते हैं, इसको तुलना करना है तो आपको सूचकांक बनाना होगा कि नदी के किनारे क्या क्या फायदे हैं और शहर के किनारे क्या क्या फायदे हैं, वहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, कितने सस्ता सामान मिलता है, कितना महंगा सामान मिलता है, क्या खतरे हैं क्या नहीं खतरे हैं, उनको आप एक सूची के रूप में सूचीबद्ध करते हैं और तुलना करते हैं। तब जाके हमें पता चलता है कि जीवन निर्वाह जो है किस क्षेत्र में कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो इसके लिए भी सूचकांक बनाए जाते हैं जो कि जीवन निर्वाह सूचकांक कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी श्रमिक वर्गों के लिए बनाया जाता है। देश के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थितियों और समस्याओं की ठीक जानकारी करने के लिए उन स्थानों में श्रमिकों में के काम में आने वाली विभिन्न वस्तुओं के फुटकर मूल्यों के आधार पर सूचकांक तैयार किए जाते हैं। इससे विशेष स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों के महंगाई भत्ते तथा वेतन निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है कि देश के जो विभिन्न औद्योगिक केंद्र हैं यानी कि जो बहुत फैक्ट्रियाँ हैं उनमें जो काम करते हैं लोग, उनको कितना पैसा मिलता है, कितनी परेशानियां होती हैं, कितना मिलना चाहिए, उन पैसों से वो क्या करते हैं, इसकी एक सूची बनाई जाती है, सूचकांक यानी निर्देशांक बनाया जाता है। और किसी और फैक्ट्री को हम देख लेते हैं, उसकी सूची या निर्देशांक बनाया जाता है और उससे तुलना किया जाता है कि कौन सा श्रमिक किस श्रमिक से ज़्यादा कमा रहा है या कौन सा श्रमिक क्या करना है। बेसिकली हम यहाँ पे देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि निर्देशांक इसलिए बनाया जाता है कि तुलना की जा सके कि किस समय में किस वस्तु की कितनी कीमत थी, किस चीज़ की कितनी कमी थी, अब कितनी कीमत है। तो वैसे श्रमिक वर्ग का जो निर्देशांक या सूचकांक है वो इसीलिए बनाया जाता है कि पहले श्रमिकों को कितना आराम मिलता था या कितना नुकसान झेलना पड़ता था, अब कितना झेलना पड़ रहा है। या फिर ये दो फैक्ट्रियों को उठा लिया जाता है और दोनों फैक्ट्रियों के फायदे और घाटे को देखने के लिए, यानी कि इसमें किस फैक्ट्री में फायदे में है श्रमिक और किस फैक्ट्री में फायदे में नहीं है जो लेबर हैं, उनको ज्ञात करने के लिए दोनों फैक्ट्रियों का सूचकांक बनाया जाता है और देखा जाता है और उससे तुलना की जाती है। अब छठा और आखिरी सूचकांक हम देखेंगे व्यापार सूचकांक। व्यापार से संबंधी बातों के लिए सूचकांक भी बनाए जाते हैं जो कि व्यापार संबंधी सूचकांक देशी अथवा विदेशी व्यापार की प्रगति की सूचना देते हैं। देश में जो होते हैं वो सूचकांक बनाए जाते हैं व्यापार संबंधी, जो कि व्यापार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई अलग अलग पार्टों के अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं, अलग अलग जगहों के व्यापार संबंधी सूचकांक होते हैं कि किस व्यापार में कितना फायदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से नुकसान हो रहा है, इस प्रकार के सूचकांक बनाए जाते हैं। और देश का जो देश में होता है वो देश का जो है सूचकांक बनाया जाता है और विदेश का भी सूचकांक बनाया जाता है, यानी कि एक दूसरे देशों के सूचकांक भी बनाए जाते हैं कि उस देश में क्या क्या फायदे हैं, किस तरह से फायदे हैं, इस देश में क्या क्या फायदा नहीं है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है, मूल्य स्तर, यानी मूल्य का स्तर क्या है, यहाँ के रुपये का मूल्य क्या है और अमेरिका के डॉलर का क्या मूल्य है, इसको मापा जाता है व्यापार सूचकांक में। निर्वाह व्यय, यानी कि लोग कितना व्यय करते हैं अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीने के लिए। उत्पादन कितना हो रहा है, व्यापार कितना चल रहा है तथा प्रतिभूतियों के मूल्य में परिवर्तन संबंधी सूचना समय समय पर देते रहते हैं, इसलिए सूचकांक को किसी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक चिन्ह कहा जाता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सूचकांक जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो है हर एक समय की सूचकांक तैयार करवाता है। अगर आपके देश में हर एक समय का सूचकांक है जिससे आप अगले समय की तुलना कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कमी रही, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सूचकांक को किसी देश की आर्थिक प्रगति को सूचक कहा जा सकता है, यानी कि आर्थिक प्रगति करवानी है तो सूचकांक को बनाते रहना चाहिए। यहाँ पे हमने देख लिया कि सूचकांक के कितने प्रकार होते हैं और किस लिए वो सूचकांक बनाए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सूचकांक या निर्देशांकों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं और आपको ये जरूर करके आना होता है, क्योंकि निर्देशांकों का निर्माण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी ये ज़्यादातर पूछ देता है। तो यहाँ पे देखते हैं निर्देशांकों का निर्माण किस किस प्रकार से होता है। निर्माण की दृष्टि से निर्देशांक दो प्रकार के होते हैं, साधारण निर्देशांक, भारित निर्देशांक। दो निर्देशांक होते हैं, साधारण निर्देशांक या भारित निर्देशांक। निर्देशांक बनाने में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
जो निर्देशांक या सूचकांक है उसको बनाने के लिए निम्नलिखित बातों को रखना आवश्यक है, जो कि मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। उनमें से चलिए हम देखते हैं कि पहली बात जो है वो क्या है। पीछे भी हमने देख लिया कि जो सूचकांक बनाने के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो आधार वर्ष का चुनाव है, और यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि निर्माण में जो मुख्य बातें हैं उनमें से पहली मुख्य बात है आधार वर्ष का चुनाव, जो कि आधार वर्ष का चुनाव किस प्रकार से किया जाना चाहिए। आधार वर्ष का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह वर्ष किसी भी दृष्टि से असामान्य ना हो, यानी कि कोई भी वर्ष जो सामान्य ना हो उसको नहीं लेना चाहिए, असामान्य लेना चाहिए। अत्यधिक अच्छी फसल वाले वर्ष अथवा न्यूनतम उत्पत्ति वाले वर्ष को आधार नहीं बनाना चाहिए। मान लीजिए किसी वर्ष बहुत ज़्यादा फसल हो गई या कम फसल हो गई, उससे अगर हम तुलना करते हैं तो काफ़ी बेकार हो जाएगा सूचकांक हमारा, क्योंकि वो समझ लीजिए बहुत ही कम डिपेंडेंट रहता है, यानी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी साल बहुत ज़्यादा उपज हो गई या किसी साल कम हो गई। नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मली 9-10 का अंतर होना चाहिए, ना कि 10-20 का अंतर हो जाए। तो यही ये कह रहे हैं कि ऐसा वर्ष नहीं बनाना चाहिए जिसमें कि अच्छी फसल हो या बहुत ही बेकार फसल हुई हो। आधार नहीं बनाना चाहिए। एक बार आधार वर्ष चुनने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि उस वर्ष को सदा के लिए आधार वर्ष बनाए रखा जाए। यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि एक बार जो कोई आधार वर्ष बना लिया गया, मान लीजिए 2004-5 आधार वर्ष बना लिया गया, और उस आधार वर्ष के आधार पर हम सारे वर्षों की तुलना कर रहे हैं कि किस वर्ष में कितनी फायदा हुई, कितनी घाटा हुई। तो एक बार जो बना लिया गया उसको हमेशा नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अंतर झेल रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि मूल्यों में अधिक परिवर्तन हो गया हो और वह किसी भी दृष्टि से सामान्य न रह गए हो तो आधार वर्ष में परिवर्तन कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि आधार वर्ष में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है तो उसको बदल देना चाहिए। भारत में सूचकांक के आधार वर्ष में समय समय पर परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में 2004-5 को आधार वर्ष मानकर सूचकांक बनाए जाते हैं। वर्तमान में जो है वो 2004-5 को मानकर सूचकांक बनाए जाते हैं। उससे पहले कई बार चेंजेस भी हुए, लेकिन 2005 वर्ष और 2004-5 वर्ष जो है वो लगभग मतलब नॉर्मल वर्ष रहा है, सामान्य वर्ष रहा है। उस साल ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हुई, ना बहुत ज़्यादा बुरी फसल हुई, और 9-10 के अंतर में अब भी उसकी फसलें हो रही हैं। यानी कि 2004-5 के थोड़े करीब में ही फसलें हो रही हैं। अगर मान लीजिए 2004-5 में किसी व्यक्ति ने अगर खेत बोया, उसको 10 कुंटल धान पैदावार हुई, और मान लीजिए आज जो है वो 20 कुंटल पैदावार हो रही है, तो ये जो सूचकांक का जो अर्थ है 2004-5 जो है आधार वर्ष है वो गलत हो जाएगा, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन अगर 10 कुंटल 2004-5 में हुए और आज जो है वो 10 कुंटल की जगह 11 कुंटल या 9 कुंटल हुए, तो ये सूचकांक ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें हम थोड़ी मोड़ी तुलना कर सकते हैं। लेकिन 10 और 20 के अंतर की तुलना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तब वैरी करने लगेंगी, बहुत सारी बातें आ जाएंगी ये साबित करने के लिए कि किस प्रकार से 10 से 20 हो गया। लेकिन 9 से 10 होने में थोड़ा मोड़ा अंतर चलता है। अब देखिए आगे देखते हैं, जो है वो सूचकांक के निर्माण में औसत का चुनाव करना जरूरी होता है। आधार वर्ष और चालू वर्ष की कीमतों के प्रतिशत का औसत निकालकर दोनों की तुलना की जाती है। जो आधार वर्ष हम मानते हैं, मान लीजिए 2004 और 2005 है, उनमें जो कीमतें होती हैं उनका प्रतिशत औसत निकालते हैं, और जो चालू वर्ष है यानी कि जो अब का वर्ष है, जिस वर्ष का आप निकालना चाहते हैं उस वर्ष का जो निकाल कर उन दोनों की तुलना की जाती है। चालू वर्ष की औसत को सूचकांक कहते हैं। चालू वर्ष का कीमत सूचकांक अधिक होने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आधार वर्ष की तुलना में कीमत स्तर बढ़ गया है। सूचकांक बनाते समय अंकगणितीय औसत का प्रयोग किया जाता है। जब हम सूचकांक बनाते हैं, आगे मैं आपको सूचकांक बना के भी दिखाऊंगा, निर्देशांक बना के भी दिखाऊंगा, वहाँ आपको ये सारे कथन काफ़ी इजीली तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं होगा कि आखिर औसत का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि पहले जो जो वस्तुएं होती हैं सूची में, 2 सूची बनाई जाती हैं। एक 2004-5 की मान लीजिए बनाई जा रही है, और एक जो है इस साल की सूची बनाई जा रही है। तो दोनों सूचियों में जो होता है, दोनों सूचियों में सभी वस्तुएं जो होती हैं, मान लीजिए एक 2004-5 में भी 5 वस्तुएं ली जाएंगी, और 2000 आज जो है यानी 2019 या 20 या 21 जो भी चल रहा है, उस वर्ष की, जिस वर्ष का सूचकांक निकालना है उस वर्ष के भी 5 वस्तुओं के ली जाएंगी, और उनका जो है जोड़कर औसत निकाला जाता है। तो वही बोल रहा है कि औसत वर्ष निकालना बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि औसत वर्ष निकालते हैं हम, ये जरूरी बात है, क्योंकि निर्देशांक जब निर्माण करते हैं तो औसत वर्ष निकाला जाता है। आप आगे देखेंगे जब मैं निर्देशांक आपको बनाकर दिखाऊंगा, तब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में कीमत स्तर बढ़ गया है। सूचकांक बनाते समय अंकगणितीय औसत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अंकगणितीय नियमों का प्रयोग भी किया जाता है सूचकांक बनाते समय। और यदि कीमत सूचकांक अधिक हो गया है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आधार वर्ष की तुलना में कीमत स्तर बढ़ गया है। यानी कि जो कीमत सूचकांक हम आज का बना रहे हैं, यानी सूचकांक बनाते समय जो हम बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि आज का कीमत जो है वो बढ़ गया है, तो मुद्रा की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। अब हम चलिए अगला देखते हैं कि सूचकांक के निर्माण में किन और चीज़ों की जरूरत होती है। तो मदों का चुनाव यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, उसका जो चुनाव हम किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं।
शुद्धतम सूचकांक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें सामान्य जीवन में काम आने वाली अधिक से अधिक वस्तुओं का सूचकांक में समावेश किया जाए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मद यानी जो सामान है, कमोडिटीज हैं, जो डेली बेस पे हमारे साथ काम आती है। मान लीजिए हम रोज क्या करते हैं, चावल खाते हैं, उसको भी शामिल करना चाहिए। गेहूं खाते हैं, उसको भी शामिल करना चाहिए। जो भी चीज़ हम खाते पीते उपभोग करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ब्रश करते हैं, सबको शामिल करना चाहिए। ये मधु का चुनाव करके शामिल करना चाहिए। लेकिन इन्हें परेशानी बहुत आती है, परंतु यह संभव नहीं है। यहाँ पे दिया है कि परंतु यह संभव नहीं है। रोज कौन सा व्यक्ति कौन कौन सी चीज़ यूज करता है, उसको आप किस प्रकार से एक तालिका के रूप में लिखेंगे। तालिका बहुत बड़ी हो जाएगी और परेशानी उत्पन्न होगी। इसलिए मधु का चुनाव किया जाता है। उनमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप दाल ले लीजिए, दाल से बहुत चीज़ें बनती हैं। तो मान लीजिए अगर आप दाल की वैल्यू ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप दाल की वैल्यू से, जैसे दाल की रोटी हो गई, दाल की सब्जी हो गई, दाल की जो भी चीज़ें बनती हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, उन सबका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप चावल ही लेते हैं तो चावल से बिरयानी भी बनती है, चावल से केवल सूखा चावल भी बनता है, गेहूं से मान लीजिए ब्रेड बनता है। गेहूं सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपके लिए। मान लीजिए गेहूं से ब्रेड भी बनता है, केक भी बनता है, रोटी भी बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें पेस्ट्री की बनती हैं। आप उन सब चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए आप केवल गेहूं को शामिल कीजिए। इस प्रकार से मधु का चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है निर्देशांकों के निर्माण में। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि जो मधु का चुनाव है उसको बहुत ही आवश्यक तरीके से करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में अत्यधिक समय तथा धनराशि व्यय होगी। जब सूचकांकों में जैसे सब चीज़ों का समावेश किया जाएगा, ये तो जरूरी है कि सब चीज़ों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि और अच्छा सूचकांक बनेगा और अच्छी और नज़दीकी जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसे भी व्यय करने पड़ेंगे। अतः वस्तुओं का चुनाव करते समय यथासंभव मानक तथा वर्गीकृत वस्तुओं को छांटना चाहिए। यानी कि मानक, मान लीजिए गेहूँ जो है वो मानक है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसको हम केवल ले लें तब भी जो है ये जो निर्देशांक का निर्माण है वो सफल हो जाएगा। लेकिन अगर हम गेहूं से बनने वाली सारी चीज़ों को डालेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा और पैसा लगेगा। तो मधु का चुनाव जो है वो मानक तथा वर्गीकृत वस्तु, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो वर्गीकृत की गई हैं, उन वस्तुओं को छांट कर करना चाहिए। तो ये था मधु का चुनाव। अब देखते हैं मूल्यों का चुनाव। हमने अब तक देख लिया है आधार वर्ष का चुनाव। आधार वर्ष का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, जिसमें कि लाभ हानि का ज़्यादा जिक्र ना हो, एक सामान्य वर्ष हो। औसत का चुनाव, यानी कि औसत सही से निकालना पड़ेगा जब हम निर्देशांक बनाते हैं। मधु का चुनाव, यानी उन वस्तुओं का चुनाव जो हमारे दैनिक जीवन में आती हैं, लेकिन अच्छी वस्तुओं का चुनाव, मानक वस्तुओं का चुनाव। अब हम देखते हैं मूल्यों का चुनाव। मूल्यों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। मधु का चुनाव करने के पश्चात, यानी जब मधु का चुनाव हो गया, वस्तु का चुनाव हो गया, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आटा का चुनाव हो गया, तब देखते हैं क्या करते हैं। यह निश्चित करना होता है कि उन मधु के कौन से मूल्य सूचकांक बनाने में प्रयुक्त किए जाएं। यानी कि एक ही वस्तु के कई तरह के भी मूल्य होते हैं, जैसे कि गेहूं के कई तरह के मूल्य होते हैं। उनमें अब हम देखते हैं मूल्यों को जो है उनका चुनाव करना, यानी कि उन मधु के कौन से मूल्य का सूचकांक बनाने में प्रयुक्त किया जाए, यानी उनका मूल्य क्या रखा जाए। प्राय थोक मूल्यों का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होता है। अब देखिए, हमने देख लिया कि थोक जो है, थोक सूचकांक क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि थोक वस्तु की जानकारी आसानी से मिल जाती है और इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो वही यहाँ पे दे रहा है कि मूल्यों का चुनाव करते हैं तो उनमें हम अगर मान लीजिए अलग अलग दुकान पे अगर आप थोक वस्तु लेते हैं तो वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि थोक वस्तु है वो दुकानों पे जाती है। दुकान सीमित संख्या में है तो आप थोक वस्तु को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जाते हैं किसी एक दुकान पर और वहाँ पे कोई सामान लेते हैं, फिर दूसरी दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेते हैं, एक ही सामान लेंगे लेकिन आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा, तो आप उस डिफरेंस को कहाँ तक लिखेंगे सूचकांक में। इसलिए थोक वस्तुओं के मूल्यों का प्रयुक्त करना अधिक अच्छा होता है। यहाँ पे वही लिखा गया है, क्योंकि थोक मूल्यों में क्षणिक परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है थोक मूल्यों में, क्योंकि थोक मूल्य जो होते हैं वो ज़्यादा परिवर्तित नहीं होते, लेकिन जो ये मूल्य होते हैं, खुदरा मूल्य होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित होते हैं, डेली परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होते हैं और इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। साथ ही थोक मूल्य बड़ी बड़ी मंडियों, समाज पत्रों तथा बाजार समाचारों से ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी कि थोक मूल्य जो है वो बड़ी बड़ी मंडियों से ज्ञात कर दिए जा सकते हैं, लेकिन जो फुटकर मूल्य है उसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आज अगर आप शहर के किनारे कोई वस्तु खरीदते हैं और शहर से ज़्यादा दूर खरीदते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है, लेकिन जब थोक सामान होता है तो उतना ज़्यादा अंतर नहीं आता है प्राइस का। इसीलिए मूल्यों का चुनाव जो करना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और मूल्यों का चुनाव करते समय हम थोक वस्तुओं के चुनाव करते हैं, ना कि फुटकर वस्तुओं का। तो हमने आधार वर्ष का चुनाव, औसत वर्ष का चुनाव, मधु का चुनाव और मूल्यों का चुनाव, ये 4 चुनाव थे जो वो पढ़ चुके हैं निर्देशांकों के निर्माण के लिए। निर्देशांकों के निर्माण में हमने जो है 4 चीज़ों की जरूरी चीज़ों को देख चुके हैं, जो कि इन चारों चीज़ों को जरूर शामिल करना चाहिए और इन चारों चीज़ों के अनुसार ही करना चाहिए निर्देशांकों का निर्माण। जो 4 बातें थी उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं निर्देशांक बनाने की विधि क्या है। उन
उन 4 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें अब जानना है कि निर्देशांक बनाने की विधि क्या है, यानी निर्देशांक को कैसे बनाया जा सकता है। आपने अभी तक निर्देशांक को केवल हवा तवा में पढ़ लिया है कि हाँ भाई निर्देशांक क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं, लेकिन निर्देशांक कैसे बनाए जाते हैं ये आपको देखना होगा। तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि निर्देशांक की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ निर्देशांक बनाने की विधि। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं निर्देशांक बनाने की विधि क्या है। निर्देशांक बनाने की उपयुक्त सावधानियों को ध्यान में रखने से इसे बनाना सरल हो जाता है। आधार वर्ष की सभी कीमतों को 100 मान लिया जाता है और निर्देशांक वर्ष की कीमतों को लिखने के बाद आधार वर्ष के द्वारा निर्देशांक वर्ष की कीमतों का प्रतिशत निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके बाद सभी निर्देशांक कीमतों को जोड़कर वस्तुओं की संख्या से भाग देकर औसत कीमत ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए एक सूत्र दिया गया है, कीमत का प्रति चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पे जो बोला है निर्देशांक बनाने की विधि है वो क्या है। निर्देशांक बनाने की उपयुक्त सावधानियों को ध्यान में रखने से इसे बनाया जा सकता है। जो उपयुक्त सावधानियां थी वो हमने पढ़ ली, 4 सावधानियां थी। आधार वर्ष की सभी कीमतों को, जो आधार वर्ष की सभी कीमतें होती हैं, यानी आधार वर्ष में जो भी कीमत है उसको 100 मान लिया जाता है, उसको ऊपर नीचे नहीं माना जाता है। और निर्देशांक वर्ष की कीमतों के लिखने के बाद वर्ष के द्वारा निर्देशांक वर्ष की कीमतों का प्रतिशत निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके बाद सभी निर्देशांक कीमतों को जोड़कर वस्तुओं की संख्या से भाग देकर औसत कीमत ज्ञात किया जा सकता है। कीमत का प्रतिशत जो है वो चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। अब आप इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी थोड़ी दिमाग में आपके जा रही होंगी, लेकिन आप जैसे ही साधारण निर्देशांक को पढ़ेंगे आपको ये ऊपर लिखी गई सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वैसे मैं कुछ भी बोल दूं आपको भी फिजूल ही लगेंगी, क्योंकि आपको ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी भाषा ही थोड़ी टेढ़ी है। तो चलिए हम इसको सीधे करने के लिए साधारण निर्देशांक को पढ़ते हैं कि साधारण निर्देशांक क्या है। साधारण निर्देशांक में प्रत्येक वस्तु को समान महत्व देकर उपयुक्त विधि से निर्देशांक वर्ष के प्रतिशत मूल्य को ज्ञात दिया जाता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब देखिए साधारण वर्ष का सूचकांक यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वस्तुएं दी गई हैं, चावल, गेहूं, घी, चीनी, तेल, दालें। और मूल्य आधार वर्ष, यानी आधार वर्ष जो है 2004 और 2005 को माना गया है। और इस वर्ष में मूल्य दिया गया है 2000 रुपये कुंटल, यानी चावल था 2004 और 5 में 2000 रुपये कुंटल, गेहूं 1000 रुपये कुंटल, घी जो था वो 200 रुपये किलो, चीनी जो था 20 रुपये किलो, तेल जो था वो 100 रुपये किलो, और दालें जो थी वो 25 रुपये किलो थी 2004 और 5 में। और आधार वर्ष का निर्देशांक, हमें निर्देशांक ज्ञात करना होता है, यही ज्ञात करना है चालू वर्ष का। अब यहाँ पे देखिए 100 मान लिया गया है कि चालू वर्ष आधार वर्ष का निर्देशांक जो है वो 100 मान लेते हैं निर्देशांक बनाते समय। और चालू वर्ष में कीमतें हमें क्या मिलेंगी, अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें पहले तो कीमतें मिल जाती हैं। जैसे 2004-5 की कीमतें हमें मिल गई, आधार वर्ष को हमने 100 मान लिया। और 2012-13 जो 2012-13 में कीमतें हैं उसको हम देखते हैं। 2012-13 में जो 2000 रुपये कुंटल चावल मिलता था वो 4000 रुपये हो गया। 1000 रुपये कुंटल गेहूं जो था वो 2500 रुपये कुंटल हो गया। 200 रुपये किलो घी जो थी वो 350 रुपये किलो हो गई। और 20 रुपये किलो जो चीनी था वो 40 रुपये किलो चीनी हो गया। इस प्रकार से तेल 150 और दालें 75 रुपये हो गई। अब हमें ये सब तो पता है, क्योंकि हम आधार वर्ष को 100 मान लेते हैं, ये भी पता है। और मूल्य आधार वर्ष यानी जिस साल 2004-5 में कितने रुपए थे, कितने रुपए वैल्यू थी चावल गेहूं की, ये भी मालूम है। और चालू वर्ष यानी 2013, 12 और 13 की कीमतों को भी मालूम है कि गेहूं चावल की कीमतें क्या थी। अब हमें चालू वर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है, उसका औसत ज्ञात करना है। उसके बाद हम पता करेंगे कि जो वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस आई हुई है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, चालू वर्ष का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम यही सूत्र लगाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य। चालू वर्ष का मूल्य कीमतें हमें पता है, आधार वर्ष की भी कीमतें पता है, गुणे 100 करेंगे तो हमें चालू वर्ष का निर्देशांक या कीमत का प्रतिशत पता चल जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं एक कागज़ लेकर आता हूँ और आपको मैं यहाँ पे कागज़ पे बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए इस सूत्र को लगाते हैं हम, चालू वर्ष की कीमतें जो हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4000 जो है पहले की, और बटे हम लिख देते हैं 2000। ये 2000 जो कीमत है वो आधार वर्ष का मूल्य है, मूल्य आधार वर्ष यानी 2000 लिख देते हैं। और गुणे में हमको क्या करना है 100 कर देना है, तब जाके हमें चालू वर्ष का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ से हम पहले देख लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं। सारे जीरो कट कर दिए हमने, जितने भी जीरो थे, यानी इसकी जो वैल्यू है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हैं तो मैं इसको एक भाप में और लिख देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 4000 गुणे 100 बट्टे 2000। अब यहाँ पे 3 जीरो जो है इसको हम ऊपर के 3 जीरो से काट सकते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या 400 बटे 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 400 बटे 2, और 400 में जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 200।
यानी कि 2 को जो है वो 4 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 200, जो कि हम यहाँ पे 200 लिख देंगे। चालू वर्ष का निर्देशांक जो है 200 लिख देंगे। अब इसी प्रकार से हम सभी का निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 250, इसका निकालेंगे अगर तो 150। ये सब आप खुद करें, क्योंकि आप अगर करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आप जल्दी से कर पाएंगे और समझ में आपको जल्दी से आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कर दिया 150, ये हो जाएगा। इसको करते हैं तो इसका हो जाएगा 200, इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 150 और इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 300। तो ये आपने देख लिया कि चालू वर्ष का निर्देशांक किस प्रकार से निकाला जा सकता है। अगर मैं सबका निकालूंगा तो थोड़ा वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी शॉर्ट करेंगे, शॉर्टकट मान लेते हैं। यहाँ पे जब आप इसका निकालेंगे तो इतना इतना निकल जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो चलिए हम इनको जोड़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 15, 5, 5, 15 और इसको जब जोड़ेंगे 2, 2, 4, 1, 5, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 1, 11 और यहाँ पे जो है 15 का 1 हासिल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12, 1250। और कितने समान है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे क्या दिया गया था कि साधारण निर्देशांक जो है उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें औसत निकालना होता है और औसत निकालने के बाद हम पता करते हैं कि जो वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे आधार वर्ष का निर्देशांक दिया है 100, 100, 100, तो हमको इन 600 को जोड़ लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 600 हो गए हैं और बटे में 6, यानी कि कितनी वस्तुएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लिख लिया है बराबर 100, यानी कि जब इसको अब हम भाग करेंगे तो 100 होगा। अब इसको हम कर लेते हैं, इसको जब हम अब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। इसको जब आप करते हैं भाग तो उसके बाद यहाँ पे बचेगा, तो जैसे हमने 600 बटे 6 को 100 लिख दिया, यानी कि 6 से जब हमने इसको काटा तो 100 आया। उस प्रकार से 1250 को जब हम काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 208 बटे 208.3 बटे नहीं 208.3 आएगा। तो हम इन वस्तुओं को जोड़कर और बटे में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको जोड़कर लिख देते हैं। ये वस्तुओं के मान है और ये जो है वस्तुएं हैं, यानी 6 वस्तुएं हैं और 1250 ऊपर दिया है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 208.3 आएगा। तो ये था साधारण सूचकांकों को ज्ञात करना। अब हमने यहाँ पे आधार वर्ष का निर्देशांक जो है उसका औसत निकाल लिया है, उसका औसत जो है वो 100 है और चालू वर्ष का निर्देशांक का औसत जो है वो 208.3 है। तो यहाँ पे अब आगे हम देखते हैं, उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधार वर्ष 2004-5 की तुलना में 2012-13 में कीमत स्तर में 208.3 माइनस 100 बटा 108.3% की वृद्धि हो गई है। तो इतना सब पढ़ने के बाद हमको क्या मालूम चला कि अगर हम जब सूचकांक बनाते हैं तो उनमें आधार वर्ष को 100 मान लेते हैं, आधार वर्ष के मूल्यों को लिख लेते हैं, जो भी वस्तुएं हैं उनको लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे वस्तुएं हैं और उनकी जो मूल्य थी 2004-5 में वो है, और उसके बाद जो आधार वर्ष का निर्देशांक है उसको ले लिया है 100। फिर चालू वर्ष की कीमतों को लिया है और चालू वर्ष का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने इस सूत्र का उपयोग किया है। इस सूत्र को आप देख सकते हैं, इस सूत्र का उपयोग किया है जिससे हमें ये सारी वैल्यूज निकली हैं। और यहाँ पे हमने पूरी आधार वर्ष के निर्देशांक का औसत निकाल लिया है और चालू वर्ष के निर्देशांक का भी औसत निकाल लिया है, जिसको निकालने के बाद हमें आधार वर्ष का निर्देशांक जो है वो 100 मिला था निर्देशांक का औसत, और चालू वर्ष के निर्देशांक का औसत 208.3 मिला था, जिसको यहाँ पे लिखा गया कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधार वर्ष 2004-5 की तुलना में 2012-13 में कीमत स्तर में 208.3 माइनस 100 बराबर 108.3% की वृद्धि हो गई है। यानी कि उस समय की वस्तु जितने रुपए में मिलती है उस मूल्य में 108.3% की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उपयुक्त तालिका में हमने सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया है, किंतु वास्तविक जीवन में वस्तुओं का महत्व अलग अलग होता है। अर्थात चीनी की तुलना में गेहूं अथवा चावल का अधिक महत्व होता है। अतः साधारण कीमत सूचकांक मूल्य परिवर्तन का सही अनुमान प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए भारित सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ये जो था हमने पढ़ा वो साधारण सूचकांक था, इसमें हमने सभी वस्तुओं का महत्व जो है वो समान दिया था, यानी सब वस्तुओं का महत्व एक समान मान लिया था और उसके बाद हमने इसको निकाला था। तो ये जो है वो सही अनुमान प्रदान नहीं करता है। सही अनुमान के लिए हमें भारित सूचकांक बनाना पड़ता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। साधारण सूचकांक में हमने देखा कि आधार वर्ष का निर्देशांक मान लेते हैं और चालू वर्ष और मूल्य आधार वर्ष को भाग देकर और 100 से गुणा करके चालू वर्ष का निर्देशांक निकाल लेते हैं, और आधार वर्ष के निर्देशांक और चालू वर्ष के निर्देशांक का औसत निकालकर और उसको आपस में घटाकर हम ये पता कर लेते हैं कि उस समय और इस समय की वैल्यूज में क्या अंतर है और कैसे अंतर है। तो यहाँ पे हमने साधारण सूचकांक को ज्ञात करना सीख लिया। अब हम चलते हैं भारित सूचकांक को कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। तो भारित सूचकांक को देखते हैं।
साधारण निर्देशांक में सभी वस्तुओं को प्राय समान महत्व दिया जाता है। जो साधारण निर्देशांक है उसमें सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में उपयोग की दृष्टि से सभी वस्तुओं का महत्व अलग अलग होता है। सामान्यतः जिस उपभोक्ता वस्तु पर आय का जितना अधिक हिस्सा व्यय किया जाता है उसे उतना ही अधिक भार देकर निर्देशांक से गुणा करके औसत मूल्य को ज्ञात किया जाता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। दोस्तों वहां पे था कि हमने किसी भी वस्तु को ले लिया, समान महत्व देकर रैंडम वस्तु को ले लिया, लेकिन अगर हम मान लें भारित सूचकांक का उदाहरण, भारित सूचकांक जो है वो किसी एक व्यक्ति पे हम ले सकते हैं, यानी किसी एक वस्तु पर एक व्यक्ति पे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को गेहूं 6 किलो की जरूरत पड़ेगी, चावल की जरूरत 4 किलो है, और दाल की जरूरत 3 किलो है, और चीनी की जरूरत 1 किलो है। वो गेहूं की जगह 6 किलो चीनी नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी गेहूं की 6 किलो की जरूरत है, यानी रोटी उसको डेली खानी है, चीनी नहीं खानी है। इसी वजह से भारित सूचकांक को लिया जाता है। साधारण सूचकांक में हम देखते हैं कि वस्तु के वैल्यू में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, यानी पहले कितनी वस्तु की कीमत थी, आज कितनी वस्तुओं की कितनी कीमत है। लेकिन भारित सूचकांक में हम ये देखते हैं कि वस्तु का महत्व कितना है, किस वस्तु का कितना महत्व है। जैसे मान लीजिए एक आम आदमी को गेहूं 6 किलो चाहिए, लेकिन चीनी जो है वो 1 किलो चाहिए 6 किलो गेहूं पर। उसको चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गेहूं की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए भारित सूचकांक बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है भारित सूचकांक को किस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें भार को ऐड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए भार को ऐड कर दिया गया, बाकी सब लगभग सेम है, लगभग क्या पूरी तरह से सेम है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इस भारित सूचकांक में आधार वर्ष और चालू वर्ष दिया गया है। ठीक, इसमें जो है आधार वर्ष का निर्देशांक और चालू वर्ष का निर्देशांक नहीं निकाला गया है, इसमें बीच में ही निकाला गया है। देखिए यहाँ पे दिया है वस्तुएं, भार, आधार वर्ष, चालू वर्ष। आधार वर्ष में कीमत दिया है, भारित सूचकांक दिया है। चालू वर्ष का कीमत दिया है, भारित सूचकांक दिया गया है। जबकि साधारण में हम क्या देखते थे कि मूल्य आधार वर्ष और आधार वर्ष का निर्देशांक, यानी हम साधारण सूचकांक में केवल ये इतना पार्ट देखते थे, ये इतना पार्ट, ये एक पार्ट जो होता है वो हम नहीं देखते थे, भार का पार्ट। लेकिन भार का पार्ट हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान जो है उसे 6 किलो चीनी की ज़रूरत नहीं है, उसे 6 किलो आटे की ज़रूरत है, उसे 1 किलो चीनी की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे भार को ऐड किया गया है, यानी गेहूँ जो है वो 6 किलो है और गेहूँ की कीमत जो है वो 1000 रुपये क्विंटल है। तो भारित सूचकांक क्या होगा, 100 में 6 से गुणा कर देंगे हम, क्योंकि अगर ये 6 किलो नहीं होता तब जाके हम इसको 100 ही मानते। जैसे कि हम साधारण सूचकांक में देख के आए हैं, पीछे हमने देखा कि साधारण सूचकांक में हम इसको 100 मानते हैं, लेकिन जब हम भारित सूचकांक निकालते हैं, यानी कि भारित सूचकांक जो है उसको निकालेंगे तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। चावल में 4 से गुणा किया है, दाल में 3 से गुणा किया है, चीनी में 1 से गुणा किया है। उसी प्रकार से चालू वर्ष को देखते हैं तो इसमें 4000 कीमत हो गई है। तो इसमें भारित सूचकांक किस प्रकार से निकालेंगे हम, साधारण सूचकांक में था जो, उसको निकालने के लिए हम क्या, साधारण निर्देशांक में हम जो चालू वर्ष का निर्देशांक निकालने के लिए चालू वर्ष बटा आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100 करते थे। तो यहाँ पे देखिए हमने चालू वर्ष बटा, यहाँ पे जो चालू वर्ष है उसका जो चालू वर्ष की कीमत जो है 4000 है और आधार वर्ष की कीमत जो है 100 है, और उसके बाद हम क्या करते थे गुणे 100 किया है और जो भार है उसको ऐड किया है, यानी जो यहाँ पे भार है ऐड हो जाता है। भारित सूचकांक में आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि भार जो है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भार ऐड हमने कर दिया है 6, और इसके आगे आप देखिए 3, इसको भी निकालना है तो यहाँ पे भार जो है 4 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारित सूचकांक में कुछ नहीं ज़्यादा अंतर है, केवल भार को ऐड किया गया है, क्योंकि भार का अलग अलग महत्व होता है। तो यहाँ पे देखिए आधार वर्ष का औसत निकाला गया है। आधार वर्ष का औसत जो है वो 1400 बटा 14 बराबर 100, और चालू वर्ष का औसत बराबर 4100 बटा 14 बराबर 293.9 निकला है। जैसे कि हम साधारण सूचकांक में निकाल देते हैं, आप देख सकते हैं साधारण सूचकांक में औसत निकालते थे 600 बटा 6 और 1250 बटा 6 जब हम निकाले थे 208.3 आया था। उसी प्रकार से जब हम भारित सूचकांक निकालते हैं, यहाँ पे आप दोनों सूचकांक देख सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखिए भारित सूचकांक जब निकालते हैं तो जो ये वैल्यू है आधार वर्ष की उसको लिखते हैं और बटा 14, और यहाँ पे जो है चालू वर्ष है उसको लिखते हैं बटा 14। तो यहाँ पे जो वस्तु का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए अब वस्तुओं को गिन कर रखते थे, जो साधारण सूचकांक था उसमें वस्तु को गिन लेते थे कि कितनी वस्तुएं हैं, 6 वस्तुएं हैं तो 6 वस्तुओं को लिख लिया। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनके भार को लिखा जाता है तब जाके इसका औसत निकलता है। तो आधार का औसत निकालने के लिए जो आधार वर्ष में कीमतें हैं उनको बटे और जितना भार है उसको, यानी कि ये भारित सूचकांक, यानी इनमें सारे भारित संबंधित कार्य होते हैं, और इसमें जो है साधारण में है वो निर्देशांक संबंधी कार्य होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भार को लिया गया है कि 1400 भार है पूरे का, और बटे कितना भार यहाँ पे 14, इसका मूल्य लिया गया है और इसका भार लिया गया है, यानी कि मूल्य का भार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी मूल्य लिखा गया है और उसके बदले में भार लिखा गया है कि कितने भार की वस्तुएं हैं।
तो ये था भारित सूचकांक। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं तो दिया हुआ है, उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि चीनी की तुलना में गेहूं को 6 गुना, चावल को 4 गुना तथा दाल को 3 गुना महत्व दिया गया है। यह भी कह सकते हैं कि चावल की तुलना में गेहूं का 1.5 गुना महत्व है। यह भी स्पष्ट है कि 2004-05 की तुलना में 2012-13 में भारशील अथवा भारित लगभग 3 गुना बढ़ गया है, अर्थात 100 का 293.9 हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारित सूचकांक जो हम बना रहे हैं उसमें क्या हम देख रहे हैं कि पहले की तुलना में वस्तुएं ज़्यादा उपभोग की जा रही हैं। यानी कि पहले जो थी गेहूं का वैल्यू जो है वो 6 गुना है चीनी से। यानी कि अगर चीनी लेते हैं किलो तो हमें गेहूं 6 किलो लेना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा हमारे जीवन में वैल्यू है। और चावल का 4 गुना तथा दाल का 3 गुना महत्व दिया गया है। यह भी कह सकते हैं कि चावल की तुलना में गेहूं का 1.5 गुना महत्व है। 2012-13 में भारतीय अथवा भारित लगभग 3 गुना बढ़ गया है। यानी कि जो पहले 100 था वो अब 293 हो गया है। तो भारित में हमने देखा कि हम भारित सूचकांक बनाते हैं तो उसमें भार को लेते हैं, और साधारण सूचकांक बनाते हैं तो उसमें मूल्यों को लेते हैं एक आधार मानकर। तो ये था सूचकांक बनाने की विधि। हमने देख चुके हैं कि हम भारित और साधारण सूचकांक किस तरह से बना सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि निर्देशांक बनाने में जो है कठिनाइयाँ कौन सी आती हैं। आधार वर्ष चुनने की कठिनाई होती है। आधार वर्ष का चुनाव एक कठिन कार्य है, क्योंकि आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, परंतु सामान्य वर्ष प्रदत्त कार्य करना ही कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कभी कभी 5 वर्ष की कीमतों के औसत का आधार मान लिया जाता है। तो आधार वर्ष किसी भी वर्ष को नहीं माना जा सकता है। आधार वर्ष को चुनने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, इसीलिए कभी कभी 5 वर्षों की कीमतों के औसत को भी आधार मान लिया जाता है। वस्तुओं को चुनने में भी कठिनाई होती है। यहाँ पे दूसरा है वस्तुओं को चुनने में कठिनाई। बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध वस्तुओं में से अपने उद्देश्य के अनुसार प्रतिनिधि वस्तुओं को भी चुनना कठिन कार्य है। यानी कि जो बहुमूल्य वस्तुएं, जो कीमती वस्तुएं हैं, जो मानक वस्तुएं, उनको चुनना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बहुत कठिनाई आती है इनको चुनने में। भार देने में कठिनाई। भारशील निर्देशांकों को बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई भार देने की है। भार देना अत्यंत ही कठिन कार्य है तथा इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। तो भार देना जो है आप समझ सकते हैं कि क्यों इतना कठिन कार्य है, क्योंकि आपको हर एक व्यक्ति को कितनी ज़रूरत है और किस वस्तु की कितने गुणे में ज़रूरत है। मान लीजिए किसी वस्तु को 2 किलो चीनी और 6 किलो गेहूं की ज़रूरत हो सकती है, और किसी को आधा किलो की ज़रूरत हो सकती है, किसी को 5 किलो की ज़रूरत हो सकती है। इस प्रकार से ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भार देने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। औसत निकालने की कठिनाई। औसत ज्ञात करने में यह है कि औसत की विभिन्न विधियों में से किस विधि का प्रयोग किया जाए। औसत के 4 माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्यिका, हरात्मक माध्य एक ही आंकड़ों के भिन्न भिन्न होंगे, अतः निर्देशांक भी भिन्न भिन्न होंगे। यानी औसत जब निकाला जाता है तो उसमें औसत निकालने के कई तरीके हैं। उन तरीकों से अगर हम औसत निकालते हैं तो अलग अलग मान होंगे जो कि गलत हो जाएंगे, लेकिन हम इसमें औसत जोड़ कर निकालते हैं। तुलना संबंधी कठिनाई। तुलना संबंधी कौन कौन सी कठिनाई आती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक गतिशील अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के स्वभाव तथा उपभोग में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके कारण निर्देशांकों को बनना तथा तुलना करना कठिन हो जाता है। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हो सकती हैं जो आधार वर्ष में प्रयोग हो रही हो परंतु बिल्कुल ही प्रयोग ना हो रहा हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तुलना संबंधी कठिनाई होती है कि आधार वर्ष में मान लीजिए कोई वस्तु ऐसी है जिसको लोग उपभोग में लाते थे, अब नहीं लाते हैं, तो वहाँ पे ये परेशानी हो जाएगी कि उस वस्तु को हम क्यों ना लें। अगर उसको लेंगे नहीं तो तुलना कैसे अच्छी तरह से हो पाएगी। इसीलिए कि तुलना संबंधी कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। यानी कि 2004-05 में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो यूज में आती थी जो आज यूज में लोग नहीं लेते हैं। जैसे कि 2004-05 की अगर देखें आप तो वहाँ पे पहले जवार की रोटी लोग खाते थे, मक्के की रोटी खाते थे ज़्यादा, लेकिन अब मक्के और ज्वार की रोटी लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जब 2004-05 की 2019-20 से यानी 2014-15 से भी तुलना करेंगे तब ये सब चीज़ें नहीं खा रहे हैं लोग, तो इन वस्तुओं की तुलना कैसे करेंगे, इन वस्तुओं की तुलना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की कठिनाइयाँ जो है वो आती थी। तो ये थी निर्देशांक के निर्माण में आने वाली कुछ कठिनाइयाँ, जो कि 5 कठिनाइयाँ थी। अब हम देखते हैं निर्देशांकों के लाभ कौन कौन से हैं। निर्देशांकों के लाभ की बात करें तो निर्देशांकों के निर्माण में अनेक कठिनाइयों के बावजूद इनकी उपयोगिता कम नहीं है। इनके प्रमुख लाभ निम्न हैं। आर्थिक प्रगति नापने का बैरोमीटर। निर्देशों के द्वारा अर्थव्यवस्था की आंशिक प्रगति का ज्ञान होता है। इनकी सहायता से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं। यानी कि जब निर्देशांक बनाते हैं तो देखते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं। निर्देशांक से हमें यह अच्छी तरीके से ज्ञात हो सकता है। मुद्रा के मूल्य की माप। क्राउथर का मत है कि निर्देशांक की तकनीकी पद्धति के प्रयोग द्वारा मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की माप करना संभव है। पीछे हम पढ़ के ये जान चुके हैं कि जो मुद्रा का मूल्य जो निर्देशांकों से कितना ईजी होता है निकालना, क्योंकि जब निर्देशांक से आप बना लेते हैं 2 वर्षों का निर्देशांक बनाकर उनमें तुलना करते हैं तो हम मुद्रा के मूल्य की माप कर लेते हैं। उत्पादन संबंधी जानकारियां भी इससे किस प्रकार से उत्पन्न पाई जाती है। निर्देशांकों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होता है कि औद्योगिक या कृषि क्षेत्रों में उत्पादन की स्थिति क्या है, क्या उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। इसी के आधार पर सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है। विदेशी व्यापार का ज्ञान। आयात और निर्यात संबंधी निर्देशांकों का निर्माण करके विदेशी व्यापार की स्थिति का ज्ञान होता है। इसके आधार पर भुगतान संतुलन को सुधारने का प्रयास किया जाता है। यानी कि निर्देशांक जो है वो 2 तरीके के बनाए जाते हैं, आयात और निर्यात
तरीके के, और उनमें जो है निर्देशांकों की तुलना की जाती है और उसमें जो भुगतान संतुलन को सुधारने का प्रयास किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण में भी ये काफ़ी योगदान देता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार को अनुकूल मौद्रिक नीति का निर्धारण करना पड़ता है। मौद्रिक नीतियों के निर्धारण के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशांकों को बनाना पड़ता है। बिना इसकी सहायता के मौद्रिक नीतियों का निर्धारण असंभव है। यानी मौद्रिक नीतियाँ जो हैं उनको निर्धारित करने के लिए निर्देशांकों की काफ़ी आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगिता। निर्देशांकों की सहायता से व्यापार की दशा, पूंजी की गतिशीलता, लाभ हानि की स्थिति इत्यादि के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। बिना इन तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त किए कोई भी व्यापारी अपनी उचित व्यावसायिक नीति का निर्धारण नहीं कर सकता। व्यापारी वर्ग जो है वो निर्देशांकों को देख के ही पता लगाता है कि किस वस्तु की कितनी कीमत होनी चाहिए या किस वस्तु की कितनी कीमत थी। तो इस प्रकार से व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी उपयोगिता साबित होती है। कर नीति का निर्धारण। अब आगे देखते हैं कर नीति का निर्धारण। निर्देशांक कर नीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यदि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही हो तो आरामदायक एवं ऐश्वर्यशाली आवश्यकताओं पर कर वृद्धि की स्थिति में सरकार उन उपभोक्ता वस्तुओं को कर मुक्त कर देती है जो निर्धन लोगों के अधिक काम में आती है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कर नीति का निर्धारण है इस तरीके से सरकार करती है कि जो आरामदायक एवं ऐश्वर्यशाली आवश्यकताएं हैं उन पर कर की वृद्धि कर दी जाती है, और जो लोगों की निजी आवश्यकताएं, जब आप देखते हैं कि लोग निजी वस्तुओं को अपने यूज में नहीं ला पा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उसको वो कर मुक्त कर देती है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं को, बड़े बड़े आरामदायक ऐश्वर्यशाली वस्तुओं को यूज कर रहे हैं, उस पर यह कर बढ़ा देती है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जीविका को चलाना। इस प्रकार से कर नीति का निर्धारण भी निर्देशांकों के अधीन ही होता है। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि निर्देशांकों से कोई भी ऐसा टॉपिक छूटा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि निर्देशांकों के लाभ क्या हैं, निर्देशांकों का निर्माण कैसे होता है, निर्देशांकों को बनाने में कठिनाइयाँ कौन सी आती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।